जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब द्वारा लिखी बुक बुद्धा और कार्ल मार्क्स के दूसरे चैप्टर द ओरिजिनल क्रीड ऑफ कार्ल मार्क्स इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ओरिजिनल क्रीड ऑफ कार्ल मार्क्स। बाबा साहब कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने जो ये थ्योरी दी है उनकी कम्युनिज्म की, तो वो एक तरह से कार्ल मार्क्स इज नो डाउट फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म और कम्युनिज्म। जो कार्ल मार्क्स हैं फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म और कम्युनिज्म माने जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट नहीं थे कि वो इस थ्योरी को दें, बल्कि क्योंकि इससे जो ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म की थ्योरी है इससे पहले भी कई लोग दे चुके थे, लेकिन वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ये इस बात को प्रूव करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि जो उनके द्वारा जो थ्योरी दी जा रही है कम्युनिज्म की और सोशलिज्म की वो ज़्यादा साइंटिफिक है। मतलब ज़्यादा साइंटिफिक है, मतलब उनकी जो थ्योरी है वो साइंटिफिक है। जो उनसे पहले जिन लोगों ने कम्युनिज्म या सोशलिज्म प्रीच किया था, कम्युनिज्म और सोशलिज्म की शिक्षा दी थी, वो इतनी साइंटिफिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कम्युनिज्म बताया है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। और वो इस बात पर बिल्कुल मतलब अडिग थे कि जो उनका कम्युनिज्म है वो ज़्यादा साइंटिफिक है। साइंटिफिक बोलने से मतलब ये है कि वो ये बोल रहे थे साइंटिफिक का मतलब ये है कि जो वो कम्युनिज्म प्रीच कर रहे हैं वो मतलब अंततः आएगा ही आएगा, मतलब वो इनएविटेबल है, अनएस्केपेबल है, मतलब वो अंततः आएगा ही आएगा। वो एक तरह से मतलब उनके जो कम्युनिज्म है उनको कोई रोक नहीं सकता, वो अंततः आएगा ही आएगा। और जो उनका जो क्रूसेड था, उनका एक तरह से जो युद्ध था वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट भी था, साथ में ही जो पुराने सोशलिस्ट थे उनको वो यूटोपियन सोशलिस्ट बोलते थे, उनके अगेंस्ट भी था। वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट भी थे और यूटोपियन सोशलिस्ट के अगेंस्ट भी थे। तो इस तरह से जो भी कार्ल मार्क्स ने जो शिक्षा दी, जो भी डॉक्ट्रिन्स अप्लाई की, उनका अल्टीमेट उद्देश्य ये था कि जो उनका ब्रांड है सोशलिज्म का, वो साइंटिफिक है, यूटोपियन नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको यूटोपियन का मतलब बता देता हूँ। यूटोपियन का मतलब हो गया बिल्कुल आइडल होना, बिल्कुल मतलब आइडल सोसाइटी बोले हैं, ये बिल्कुल आइडल होना जिसमें सब कुछ सही है, कुछ गलत है ही नहीं, सब कुछ बढ़िया है, वो मतलब होता है यूटोपियन का। तो एक तरह से हम उसको एक तो मतलब काल्पनिक भी बोल सकते हैं एक हद तक, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट होना अबाउट टू इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि जो उनसे पहले जिन्होंने सोशलिज्म प्रीच किया था उनका सोशलिज्म यूटोपियन था, बहुत ही आइडल था, बहुत ही मतलब परफेक्ट था, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो मतलब रियलिस्टिक नहीं था, तो टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं था। जबकि उनका जो सोशलिज्म है वो साइंटिफिक है, और क्योंकि उनका जो सोशलिज्म है वो साइंटिफिक है इसलिए वो इनएविटेबल है, इनएस्केपेबल है। मतलब उनके द्वारा जो सोशलिज्म बताया जा रहा है वो अंततः आएगा ही आएगा, क्योंकि वो अवश्यम भावी, इनएविटेबल मतलब अवश्यम भावी है, इनएस्केपेबल है, मतलब उसको रोक नहीं सकते अपन, उससे बच नहीं सकते। उनके द्वारा जो सोशलिज्म बताया गया है क्योंकि वो साइंटिफिक है इसलिए वो आएगा ही आएगा। मतलब इन शॉर्ट अपन बोले तो इनएविटेबल, इनएस्केपेबल का मतलब ये हो गया कि जो उनके द्वारा जो सोशलिज्म प्रीच किया गया है क्योंकि वो साइंटिफिक है इसलिए वो आएगा ही आएगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और हमारी जो सोसाइटी है वो उस तरह के सोशलिज्म की तरफ मूव कर रही है और कोई भी उसको रोक नहीं सकता। तो जो मार्क्स ने जो भी थ्योरी दी है उसको हम फॉलोइंग स्टेप्स में बताते हैं, आपको फॉलोइंग पॉइंट्स में बताते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो थ्योरी बताई गई है वो फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग थीसिस पर रेस्ट करती है, उसी के ऊपर आधार है। तो हम वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है दैट द पर्पस ऑफ फिलोसफी इज टू रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड एंड नॉट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। जो फिलोसफी का काम है वो दुनिया को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम है, ना कि यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करना। मतलब जो फिलोसफी है वो दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करे, उसका ये काम है, ना कि यूनिवर्स किस तरह से पैदा हुई थी इस चीज को एक्सप्लेन करना उस फिलोसफी का काम नहीं है। सेकंड पॉइंट है दैट द फोर्स विच शेप्स द कोर्स ऑफ हिस्ट्री आर प्राइमरीली इकोनॉमिक। मतलब जो हिस्ट्री को जो चीज बनाती है, इतिहास को जो फोर्स इतिहास को बनाती है। तो कुल मिला के इसकी बात ये हो गई कि जो इकोनॉमिक्स होती है, जो अर्थ होता है, जो मतलब इकोनॉमिक्स होती है, अर्थव्यवस्था होती है, जो वित्त होता है, फाइनेंस होता है, एक तरह से वही हिस्ट्री को बनाता है। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं मार्क्स की जो इंसान है उसकी जो इतिहास है वो पैसे के इर्द गिर्द यानी इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जहाँ इंसान को फायदा नजर आता है उसके हिसाब से इवेंट्स
होते हैं और उसके हिसाब से ही इतिहास बनता है। तो मतलब दैट द फोर्स विच शेप्स द कोर्स ऑफ हिस्ट्री आर प्राइमरीली इकोनॉमिक्स। जो इतिहास बनाती है, जो फोर्स इतिहास बनाता है वो इकोनॉमिक्स ही होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास, ओनर्स एंड वर्कर्स। जो सोसाइटी है, समाज है, वो दो क्लास में डिवाइड है, एक ओनर्स हैं और एक वर्कर्स हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि दैट देयर इज ऑलवेज ए क्लास कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन द टू क्लासेस, कि इन दो क्लासेस ओनर्स और वर्कर्स, ओनर्स जो कि ओन करते हैं चीज़ें, मतलब एक तरह से मालिक बोल सकते हैं, और वर्कर्स मतलब कर्मचारी, ये दोनों क्लासेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है दैट द वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर्स हु मिसअप्रोप्रिएट द सरप्लस वैल्यू विच इज द रिजल्ट ऑफ वर्कर्स लेबर। जो वर्कर्स हैं उनका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है ओनर्स के द्वारा, मालिकों के द्वारा वर्कर्स का, कर्मचारियों का हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता है। और उसका कारण ये होता है कि जो ओनर के पास में है वो बहुत सारी सरप्लस वैल्यू, बहुत सारा धन होता है, ओनर्स बाय द ओनर्स हु मिसअप्रोप्रिएट द सरप्लस वैल्यू, जिनके पास में, उनके पास में काफी सरप्लस वैल्यू, सरप्लस धन होता है एक तरह से, उसको वो यूज करते हैं अगेंस्ट द वर्कर्स। इस कारण से उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, विच इज द रिजल्ट ऑफ द वर्कर्स लेबर। जो सरप्लस वैल्यू, जो अधिक धन जमा हुआ है, वो जो वर्कर्स है, कर्मचारियों की मेहनत से ही जमा हुआ है। मतलब कुल मिला की बात है कि जो मालिक है, जिसके पास में इतना पैसा है, वो कर्मचारियों की वजह से आया है, कर्मचारियों की वजह से आया है इतना पैसा, और उस पैसे को वो उन्हीं के अगेंस्ट में यूज करता है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। दैट दिस एक्सप्लॉइटेशन कैन बी पुट एन एंड टू बाय द नेशनलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कहना ये चाह रहे हैं इस पॉइंट, सिक्स पॉइंट के अंदर, कि जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर्स का, उसको हम खत्म कर सकते हैं कैसे? जो भी प्रोडक्शन के जरिए हैं, जहाँ भी उत्पादन होता है, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री हो गई और कुछ भी जो जहाँ प्रोडक्शन होता है, उनका अगर नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, तो इस एक्सप्लॉइटेशन को रोका जा सकता है। मतलब कहने का मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर दिया जाए, उसका अबोलिशन कर दिया जाए, तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको खत्म कर दिया जाए, तो उससे कर्मचारियों का जो शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो रोका जा सकता है। क्योंकि जो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जो फैक्ट्रीज वगैरह, अगर उनका नेशनलाइजेशन हो जाएगा, उनका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, तो एक तरह से वो उस पब्लिक की बन जाएंगी, जनता की बन जाएगी, लोगों की बन जाएगी वो प्रोडक्शन यूनिट। तो इससे फिर क्या होगा कि जो प्राइवेट ओनर्स थे, जो कि एक्सप्लॉइटेशन करते थे कर्मचारियों का, वो एक्सप्लॉइटेशन रुक जाएगा। सेवंथ पॉइंट है वो है दैट दिस एक्सप्लॉइटेशन इज लीडिंग टू ग्रेटर एंड ग्रेटर एम्पावरमेंट ऑफ द वर्कर्स। जो ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है वर्कर्स का, वो उनके लिए मतलब बहुत ही दुखद वाली बात है। वो उनके लिए उनको बहुत ही कमजोर बना रही है, उनको मतलब बहुत ही गरीब बना रही है, बहुत ही दरिद्र, बहुत ही एम्पावरमेंट मतलब दरिद्र, उनको बहुत ही दरिद्र बना रही है, गरीब बना रही है। ये 7 पॉइंट में बोला है मार्क्स ने। जो 8th पॉइंट है वो है दैट दिस ग्रोइंग एम्पावरमेंट ऑफ द वर्कर्स इज रिजल्टिंग इन ए रिवोल्यूशनरी स्पिरिट अमंग द वर्कर्स एंड द कन्वर्जन ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इनटू क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो जो ये जो कर्मचारी हैं उनका इतना शोषण हो रहा है, इसके कारण से उनकी गरीबी बढ़ रही है, उनकी दरिद्रता बढ़ रही है। इससे क्या होता है कि उनमें एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट आती है, उनमें क्रांति करने का एक जुनून बढ़ता है ना, क्रांति करने का उनमें वर्कर्स में एक जुनून बढ़ता है। और उससे होता है कि जो ये क्लास कन्फ्लिक्ट है, जो कि अभी तो जस्ट कन्फ्लिक्ट है, वो क्लास संघर्ष में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 9th दैट एज द वर्कर्स आउट नंबर द ओनर्स द वर्कर्स आर बाउंड टू कैप्चर द स्टेट एंड एस्टेब्लिश देयर रूल विच ही कॉल्ड द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो संख्या में ज्यादा हैं मालिकों से, मतलब कर्मचारी मालिकों से ज्यादा हैं संख्या में, तो वो मतलब जो स्टेट है उसको कैप्चर कर सकते हैं, पूरे देश को वो कैप्चर कर सकते हैं और अपना रूल, अपना मतलब राज्य स्थापित कर सकते हैं, जिसको मार्क्स ने बोला है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का मतलब हो गया सर्वहारा वर्ग की तनाशाही। मतलब पहले तो इस प्रोलेटेरिएट को समझिए। प्रोलेटेरिएट का मतलब है कि वर्किंग क्लास, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी गण हैं, जो एक तरह से लोअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। तो पूरा जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का मतलब हो गया जो कर्मचारी वर्ग है उसकी तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, कर्मचारी वर्ग की तानाशाही।
ये बोलते हैं उसको। तो कहने का मतलब है क्योंकि जो कर्मचारी है वो संख्या के अंदर ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो अगर आंदोलन करते हैं, वो मतलब एक क्रांति करते हैं, तो पूरे देश को कैप्चर कर सकते हैं, पूरे स्टेट को कैप्चर कर सकते हैं और खुद का रूल स्थापित कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट, मतलब कर्मचारी वर्ग की तानाशाही। तो 10th पॉइंट है, अगला पॉइंट है, दीज फैक्टर्स आर इररेसिस्टिबल एंड देयरफॉर सोशलिज्म इज इनएविटेबल। मतलब जो ऊपर जो पॉइंट बताए गए हैं वो इररेसिस्टिबल है, मतलब उन चीजों को जो ऊपर बताई गई हैं, ऊपर के पॉइंट्स में डिस्कस किए गए हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, वो इररेसिस्टिबल है। और क्योंकि इररेसिस्टिबल है, रोका नहीं जा सकता, इसलिए जो सोशलिज्म है वो इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है। जो समाजवाद है वो अवश्यंभावी है, मतलब वो आकर ही रहेगा। तो इस तरह से 10 पॉइंट बताने के बाद में बाबा साहब बोलते हैं कि आई होप आई हैव रिपोर्टेड करेक्टली द प्रोपोजिशंस व्हिच फॉर्म द ओरिजिनल बेसिस ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म। मतलब बाबा साहब बोल रहे हैं कि ये 10 पॉइंट के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने मार्क्सियन सोशलिज्म जो है उसको इन 10 पॉइंट के अंदर अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये बुद्धा की जो बुक, बाबा साहब की जो बुक है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, इसका सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।